इस वीडियो को देखने के बाद आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट और रेसिस्टेंटिया पर YouTube की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा, क्योंकि कई लोग स्विंग हाई और स्विंग लो को सपोर्ट और रेसिस्टेंट बताते हैं। एसएमसी का कंसेप्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट बताते हैं। सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या है, कैसे आप पहचानोगे कौन सा वैलिड है और कौन सा अनवैलिड। लाइव चार्ट का एग्जांपल पीडीएफ के साथ दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे शिफ्ट होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे फाइंड करें और अपने लॉसेस को कम कैसे करें। एंड आप लास्ट में जानेंगे आप कहां पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो और कैसे एक प्रो ट्रेडर सपोर्ट और रेसिस्टेंट के जरिए हजारों डॉलर का प्रॉफिट बनाता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम वाली दोनों चार्ट बिल्कुल सेम है। इस पहले वाले चार्ट में आपको डे हाई और डे लो को मार्क करना है, जबकि दूसरी वाली चार्ट में आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ड्रॉ करना है। वीडियो को 5 या 10 सेकंड रोककर आप इस पर जरूर विचार करें। आप में से कई लोग इस चार्ट में यहाँ पर डे हाई और यहाँ पर डे लो को मार्क किया होगा, और इस दूसरे वाले चार्ट में यहाँ पर सपोर्ट लेवल और ऊपर रेसिस्टेंट लेवल को मार्क किया होगा। अब यहाँ पर सवाल आता है कि एक ही लेवल पर डे लो और सपोर्ट कैसे बन सकता है, या एक ही लेवल पर डे हाई और रेसिस्टेंट कैसे बन सकता है। यहाँ पर या तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट सही है या फिर यहाँ पर डे हाई और डे लो सही है। आपको क्या लगता है आप कमेंट में जरूर बताएं। लेकिन यदि आपको लगता है यहाँ पर दोनों सही है, मतलब डे हाई ही रेसिस्टेंट लेवल है और डे लो ही सपोर्ट लेवल है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल है ही नहीं। हमारा पहला चार्ट सही है। ये दोनों लाइन वाली चार्ट बिल्कुल सेम है। मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न की जगह पर लाइन चार्ट का यूज किया है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इस पहले वाले चार्ट में आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करना है और दूसरे वाले चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल को मार्क करना है। यदि आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की समझ रखते हैं तो आप यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एसएमसी का कंसेप्ट है, और दूसरे वाले चार्ट में आप केवल सपोर्ट लेवल को ही ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आपको सिखाया गया है जब प्राइस अप ट्रेंड में जाती है तब केवल सपोर्ट को ही मार्क करते हैं और रेसिस्टेंट लेवल टूटता रहता है। यदि आप भी इस तरह की स्ट्रेटजी को यूज करते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। लेकिन यहाँ पर प्राइस ने किसी भी सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सपोर्ट और रेसिस्टेंट मौजूद है ही नहीं। जो अभी तक आप सीखते आ रहे थे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ना कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट। और इसी तरह से आपको सिखाया जाता है कि जब प्राइस बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है तब डाउन ट्रेंड में केवल रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करते हैं, और ये भी गलत है, क्योंकि अब हम इन दोनों को एक ही चार्ट में यूज करके देखेंगे तो रिजल्ट कुछ और ही होगा। जैसे कि प्राइस अप में जा रही है, आप इस चार्ट में इस तरीके से सपोर्ट लेवल को ड्रॉ करते हो। यहाँ से प्राइस रिवर्स करती हुई डाउन ट्रेंड के आ रही है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये हमारा सपोर्ट लेवल ब्रेक क्यों हुआ? क्या ये सभी सपोर्ट लेवल वैलिड नहीं है? और ये जब वैलिड हैं ही नहीं तो इसे ड्रॉ करने की क्या जरूरत? क्या आपने कभी ऐसे क्वेश्चन खुद से किया है? ऐसे सवाल से आपका थिंकिंग एक प्रो ट्रेडर की तरह हो जाएगा। यदि आप सोचते हैं कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है और इसी वजह से हमारा ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपने इस रिवर्सल पैटर्न में रेसिस्टेंट लेवल को मार्क किया है तो यदि प्राइस फिर से अप ट्रेंड में जाएगी तो ये सभी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रहे हो जो यहाँ पर है ही नहीं। जब प्राइस किसी लेवल पर 2 बार आए और वहां से अप ट्रेंड में चली जाए तो उसे सपोर्ट लेवल कहते हैं, और इसी तरह जब प्राइस किसी लेवल पे 2 बार आए और वहां से डाउन ट्रेंड में चली जाए तो उसे रेसिस्टेंट लेवल कहते हैं। बस इतना सही है। लेकिन आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट लेवल के लिए प्राइस को 2 बार टच करना पड़ेगा, और यदि 2 बार से ज्यादा टच करती है तो हमारा ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट स्ट्रांग होता जाएगा। मतलब जितना बार प्राइस इसको टच करेगी उतनी ये स्ट्रांग ये माने जाएंगे, और यही है सपोर्ट और रेसिस्टेंट को ड्रॉ करने का सबसे वैलिड तरीका। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंट को समझाया है, और आपको कैसे एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, ये भी आप समझा रखा है। जब आप मार्केट में नए थे तो ट्रेडिंग करते दौरान आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंट को लाइन में जरूर मार्क किया होगा। कुछ दिन बीतने के बाद किसी और के वीडियो के जरिए आपको मालूम हुआ कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट को लाइन की जगह पर जोन में ड्रॉ करना चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा कि जोन को कितना मोटा या पतला मार्क करना चाहिए? जैसे इन सभी जोन में से कौन सा वैलिड जोन है? इसका सही उत्तर कुछ और ही है। जैसे इस कैंडल से सपोर्ट लेवल को मार्क करना है तो इसकी विक जितनी लंबी है उतनी ही चौड़ाई की जोन मार्क करना है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस
में ये जितनी बड़ी विक है उतना ही चौड़ा आपको जोन ड्रॉ करना है और इस तरीके से ये हमारा एक वैलिड जोन है। जैसे ही इस रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट होगा तो आपको लॉन्ग ट्रेड एंट्री करना है। ऐसा ही आपको सिखाया जाता है, लेकिन जब ये इतना ही आसान है तो ये हर बार काम क्यों नहीं करता है? क्यों जब आप ट्रेड में एंट्री करते हो तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है? इसकी साइकोलॉजी कुछ और ही है जो अभी तक आपको नहीं मालूम है, और जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ वो बहुत ही सिंपल हो। सबसे पहले आपको एक रेसिस्टेंट ड्रॉ करना है और इस रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट बुलिश कैंडल से होना चाहिए, साथ ही इसकी बॉडी जोन के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और यदि अगली बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है तब आप यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कई बार यहाँ पे फेक ब्रेकआउट भी बन जाता है। फेक ब्रेकआउट को पहचान करने का सबसे आसान तरीका बताता हूँ। रेसिस्टेंट का ब्रेकआउट हमेशा बुलिश कैंडल से होना चाहिए। अगर बेरिश कैंडल से होती है तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। यदि बुलिश कैंडल इसका ब्रेकआउट अपने विक से करती है तो ये भी एक फेक ब्रेकआउट है, मतलब कि बॉडी इस जोन के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए। इस बुलिश कैंडल के बाद अगली एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन चाहिए और ये अपनी बॉडी इस पूरे जोन के बाहर करे तो आप यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से सपोर्ट लेवल का भी ब्रेकआउट होना चाहिए। आप यहाँ पे रेसिस्टेंट वाली स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी कैंडल बेरिश कैंडल से ब्रेकआउट होनी चाहिए और अगली कैंडल भी बेरिश होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। यदि आप एक बिगिनर ट्रेडर है तो चलिए जानते हैं आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना चाहिए। नंबर 1, ट्रेडिंग करते समय कई बार प्राइस साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है और आप इसे सपोर्ट लेवल समझकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना होगा कि जब प्राइस साइकोलॉजिकल लेवल पे आती है तब प्राइस बुलबैक लेती है, लेकिन इसे आप पूरी तरह सपोर्ट लेवल न समझे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल की स्ट्रैटेजी सपोर्ट लेवल से अलग होती हैं, जिसे आप आने वाले वीडियो में समझेंगे। नंबर 2, जब प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन बनाते हुए बुलिश ट्रेंड में जाती है और थोड़ा सा रिवर्सल देती है तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर रेसिस्टेंट ड्रॉ करके शॉर्ट ट्रेड एंट्री करते हैं और प्राइस स्टॉप लॉस हिट करती हुई अब ट्रेंड में चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड वाली स्ट्रैटेजी है ही नहीं। नंबर 3, कुछ रिटेल ट्रेडर अपने मन से ही सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके ट्रेड करने लगते हैं और उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेवल है ही नहीं। सपोर्ट लेवल को हमेशा हॉरिजेंटल में ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ट्रेड लाइन ड्रॉ करना होता है और इस ट्रेड लाइन की स्ट्रैटेजी भी अलग होती है। नंबर 4, कई बार सपोर्ट लेवल पे एक अच्छा सेटअप बना होता है लेकिन हम अपनी एंट्री मिस कर देते हैं, क्योंकि हम सपोर्ट के साथ रेसिस्टेंट को भी फाइंड करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट के साथ रेसिस्टेंट लेवल भी बने। इसलिए जब सपोर्ट लेवल पर सेटअप अच्छा हो तो बिना रेजिस्टेंस लेवल फाइंड किए आप एंट्री कर सकते हैं। एंड लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम कौन होना चाहिए? यदि आप 3 या 5 मिनट पर ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको 15 और 5 मिनट पर एनालिसिस करना है। यदि आप 15 मिनट पर ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपको 30 और 15 मिनट दोनों पर एनालिसिस करना है। और यदि आप 30 मिनट पर एंट्री करते हैं तो आपको डेली और 30 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो।